नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु, जो बताता है आपको आपकी सेहत को बेहतर रखने के बहुत सारे टिप्स। आज हम बात करेंगे बेहद गंभीर बीमारी कैंसर की। कैंसर को एक दौर में ला इलाज माना जाता था, लेकिन इसका न केवल इलाज उपलब्ध है बल्कि आज एक से बढ़कर एक आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा इसका आसान और सटीक इलाज है। कैंसर के इलाज के दौरान अंगों का खराब हो जाना, दाग पड़ जाना कई बार सामान्य सी बात हुआ करती थी, लेकिन अब जैसे एडवांस ट्रीटमेंट की हम बात करें, रोबोटिक सर्जरी से आप अंगों को सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। एक्यूरेट, पूरी एफिशिएंसी के साथ में आप ऑपरेशन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल चुकी है जो कभी कल्पना की बात हुआ करती थी। इस टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल रोबोटिक्स सर्जरी के द्वारा आज हम कर रहे हैं। ये रोबोटिक सर्जरी कैसे कैंसर के सर्जरी में इस्तेमाल की जा रही है, लाभप्रद है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। इससे जुड़े तमाम मिथ भ्रम इसे दूर करने के लिए हमारे साथ में एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। शुरुआत करते हैं आज के हेल्थ गुरु के। और हेल्थ गुरु में हर बार की तरह हम इस बार भी आपके साथ में एक ऐसे एक्सपर्ट को जोड़ रहे हैं जिनसे मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो लगातार व्यस्त होते हैं, लेकिन वो आज आपकी शंकाओं का समाधान देने के लिए इस वक्त हमारे साथ में आज जुड़ चुके हैं। संजीवनी हॉस्पिटल रायपुर के डायरेक्टर और सीनियर कैंसर सर्जन डॉक्टर यूसुफ मेमन साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने व्यस्तम शेड्यूल में से वक्त निकाला। दर्शकों को यह भी बता दें कि आप डॉक्टर साहब से इस कार्यक्रम के दरमियान अपनी शंकाएं, क्वेरी के बारे में, लेकिन जिस चीज पर हम बात कर रहे हैं कैंसर संबंधी या रोबोटिक सर्जरी से संबंधित, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, कैंसर अपने आप में एक वक्त में लाइलाज माना जाता रहा, लेकिन आज भी इसका डर गया नहीं है। कैंसर का नाम सुनते ही लोग समझते हैं कि अब संभवतः जीवन नहीं बचेगा, जो सरासर गलत है। हम अपने सेंटर पर किस किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं और किन किन कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं? देखिए, संजीवनी सीबीसीसी यूएसए कैंसर हॉस्पिटल एक संपूर्ण कैंसर अस्पताल है जिसमें कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ब्लड से संबंधित जितने भी कैंसर हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कैंसर की जांचों के लिए पेट स्कैन और अत्याधुनिक कैंसर सर्जरीज जैसे लेप्रोस्कोपिक एवं रोबोटिक कैंसर सर्जरी की सुविधाएं भी संजीवनी में उपलब्ध हैं। हम लोग यहाँ पर 14 विशेषज्ञ हैं जो फुल टाइम हम वहाँ पर मरीजों को सेवाएं देते हैं और सभी तरह के कैंसर का, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक के और महिलाओं पुरुषों का, सभी का पूरा ट्रीटमेंट जो है हम लोगों ने यहाँ पर उपलब्ध कराई है। डॉक्टर साहब, रोबोटिक सर्जरी, जैसे हम कैंसर से डरते हैं, ऐसे मानते हैं कि अगर कैंसर हुआ तो सिवाय ऑपरेशन के कोई विकल्प नहीं। एक हिस्से इस पर भी बात कीजिए, क्या केवल सर्जरी इलाज है, नंबर 1, और दूसरा, आज हम जिस रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं इसे लेकर भी लोगों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न या भ्रम हैं। ये क्या है, कैसे कैंसर में आप इसका प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, कैंसर के इलाज की तीन तरीके हैं इसके। पहला है कैंसर सर्जरी, जिसमें हम ऑपरेट करके कैंसर से ग्रसित अंग को या ट्यूमर को हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। दूसरा होता है कीमोथेरेपी, जिसमें टैबलेट्स, दवाइयों और इंजेक्शन से हम कैंसर को ट्रीट करते हैं, कैंसर के सेल्स को खत्म कर देते हैं। और तीसरा होता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में भी जो रेडिएशन की किरणें रहती हैं उनको हम कैंसर सेल्स पर उन कैंसर सेल्स पर प्रहार करके उसको डैमेज करते हैं। तो इस तरह से 3 तरह से कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। और सर्जरी में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो अफेक्टेड आर्गन होता है उसमें जो अफेक्टेड पार्ट होता है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं शरीर से, और ये क्यूरेटिव होता है क्योंकि इसमें हम जो सेल्स हैं कई बार दूसरे ट्रीटमेंट में हम उनको दबाते हैं या उनको डॉर्मेंट कर देते हैं, लेकिन इसमें हमने उस हिस्से को जिसमें जो कैंसर से ग्रसित हो गया है उसको पूरा ही निकाल दिया। अब रोबोटिक सर्जरी जो है ये एक अत्याधुनिक पद्धति है जिसमें हम रोबोट की सहायता से सर्जन जो है कैंसर को शरीर से बाहर निकाल देते हैं।
चलिए, आप भी अगर रोबोटिक सर्जरी के बारे में या कैंसर के बारे में या संजीवनी सीबीसीसी कैंसर यूएसए हॉस्पिटल के बारे में कुछ भी जानकारियां चाहते हैं, आपके जहन में कोई शंका है, संदेह, तो आप फौरन अभी डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर वो नंबर भी फ्लैश हो रहा है, 400877 ये नंबर है। अगर आप रायपुर से बाहर से कॉल करें तो कोड अप्लाई कर दें 0771, आपके प्रश्नों का जवाब इसी मंच के ऊपर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, रोबोटिक सर्जरी बाकी पद्धतियों से आधुनिक है, लेकिन सोचते हैं लोग इसमें कि इसमें डॉक्टर्स नहीं, केवल रोबोट ऑपरेशन करेंगे और मशीनें करेंगी तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत से मिथ हैं लोगों के मन में। देखिए, जैसे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि पहले हम कैलकुलेशन जो है हाथों से करते थे और इसमें समय भी लगता था और गलतियां भी होती थी, लेकिन उसके बाद में कैलकुलेटर आया तो एक्यूरेट और फास्ट होता है। तो कैलकुलेटर को चलाने वाले जो हैं वो हम ही होते हैं। उसी तरह से रोबोटिक सर्जरी में भी एक्चुअली ये रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी होती है और रोबोट को चलाने वाले सर्जन ही होते हैं और सर्जन ही कंसोल में बैठकर पूरा पेशेंट का पूरी सर्जरी करते हैं। ये कितना लाभप्रद हुआ, क्योंकि आप तो दशकों से इस चीज को परफॉर्म करते आ रहे हैं, कितना आसान हुआ है, कितना परफेक्शन इसमें आया है? देखिए, रोबोटिक सर्जरी में सबसे ज्यादा अच्छी बात तो ये है कि जैसे हमें सर्जरी के लिए जैसे पेट में हमको पूरा ओपन करके हाथ को अंदर डालना पड़ता है, उसके लिए हमें बड़ा इंसिजन, बड़ा चीरा लगाना पड़ता है। लेकिन रोबोटिक सर्जरी में छोटे छोटे पोर्ट होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, इसके माध्यम से हम लोग उसके रोबोट के 4 या 5 आर्म यूज करते हैं। एक ट्यूब से कैमरा अंदर चला जाता है बहुत ही छोटे इंसिजन से 5 मिलीमीटर के, और बाकी दूसरे छोटे छोटे पोर्ट से 5-5 मिलीमीटर के छेद से रोबोट के 3 या 4 आर्म अंदर चले जाते हैं। 2 आर्म से हम सर्जरी करते हैं, 2 आर्म से हम असिस्ट करते हैं, फील्ड में आए हुए स्ट्रक्चर को अलग करते हैं। तो इस तरह से रोबोट में सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक तो इंसिजन छोटा होता है, पेशेंट को ज्यादा दर्द नहीं होता, स्कार बहुत छोटा होता है, बड़ा घाव नहीं होता। स्कार छोटा होने से एक तो कॉस्मेटिकली वो खराब भी नहीं दिखता, बड़े सर्जरी के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे इन्फेक्शन होने की संभावना वो नहीं होती, दर्द नहीं होता और स्पीडी रिकवरी होती है। तो पेशेंट जल्दी घर चले जाते हैं, जल्दी अपने कामकाज में वापस लौट जाते हैं। रोबोटिक सर्जरी के बारे में जितनी भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो एक बात तो क्लियर है कि इससे परफेक्शन आता है, लेकिन क्या मरीजों को आपको ज्यादा समझाना पड़ रहा है? काउंसलिंग का पार्ट क्या है इसमें आपकी टीम को ज्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी इतना कॉमन नहीं है, कुछ रेयर सेंटर्स के ऊपर ही उपलब्ध है जिनमें से एक आपका भी है। जी, देखिए, काउंसलिंग में डेफिनेटली ये अभी चूंकि नई टेक्नोलॉजी है तो लोगों को हमें इसे समझाना पड़ता है, क्योंकि लोगों के मन में ये हमेशा रहता है कि रोबोट सर्जरी करेगा और अगर कहीं कोई गलती हो गई तो ये कैसे होगा। लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन में देख भी पा रहे हैं कि सर्जन्स जो हैं वो खुद ही जैसे कि हम वीडियो गेम खेलते हैं तो हम वीडियो गेम में कैरेक्टर को हम ही चलाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी हम इंस्ट्रूमेंट्स को हम ही चलाते हैं। रोबोटिक सर्जरी में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कंसोल, जैसा कि आपको टीवी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है कि सर्जन वहां पर बैठकर खुद ही जो है उस कंसोल को ऑपरेट कर रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट्स को चला रहे हैं। दूसरा जो पार्ट होता है रोबोटिक सर्जरी में, वो रोबोट में आर्म्स और कैमरा होते हैं। ये 4 या 5 आर्म्स जो है बॉडी के अंदर चले जाते हैं। और इसका जो तीसरा पार्ट होता है ये छोटे छोटे बहुत ही फाइन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और ये जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये छोटे छोटे जो है इंस्ट्रूमेंट्स जो है शरीर के अंदर चले जाते हैं और इनमें डेक्सटेरिटी होती है, यानी कि हम हाथ को एक लेवल तक मोड़ पाते हैं। लेकिन ये आर्म्स जो है रोबोटिक आर्म्स ये पूरे 360 डिग्री मुड़ जाते हैं और डीप एरियाज में भी आसानी से चले जाते हैं। तो इसमें हमें बिल्कुल चीरा नहीं लगाना पड़ता और डीप से डीप ऑर्गन्स को भी हम आसानी से वहां पर पहुंचकर कैंसर को पूरी तरह से निकाल पाते हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज इसमें यह भी होती है कि इसमें 3D कैमरा लगा होता है और वो उसमें मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा होता है, तो कैंसर के छोटे छोटे सेल्स जो 2-3 मिलीमीटर के भी होते हैं वो भी बड़े दिखते हैं, तो हम उसे पूरी तरह से निकाल पाते हैं। चलिए, तो आप
कतई कोई शंका अपने दिमाग में ना रखें। देखिए हम आपको इस कार्यक्रम के दरमियान वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे डॉक्टर्स की टीम रोबोटिक सर्जरी को परफॉर्म करती है और किस तरीके से एक्सीलेंस बढ़ता ही है, यानी एक्यूरेसी पूरी तरीके से आप जल्दी ठीक हो, इसका पूरा प्रबंध है। स्कार्स कम से कम हो, ये आप इस सर्जरी में पाते हैं और फास्ट आप रिकवरी इस तरह की सर्जरी में प्राप्त करते हैं। डॉक्टर साहब, एक फ्रोजन सेक्शन के बारे में काफी चर्चा इन दिनों हम सुनते हैं। ये फ्रोजन सेक्शन क्या है, कैसे आप कैंसर ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं? देखिए, फ्रोजन सेक्शन ये एक बहुत ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है। पहले ये होता था कि जब हम ऑपरेट करके ट्यूमर को बाहर निकालते थे तो उसे हम जांच के लिए बाहर लैब में भेजते हैं और 4-5 दिनों में रिपोर्ट आती है। कई बार उसमें ये होता है कि अरे इसमें तो मार्जिन पॉजिटिव आ गया, हमने ट्यूमर को पूरा हम नहीं निकाल सके, 99% ही निकाल पाए, 1% ट्यूमर बच गया और हमें थोड़ा सा मार्जिन और लेना था। तो ये जो है हमें 4-5 दिनों के बाद पता चलता था और हमें कई बार उसको दोबारा सर्जरी भी करनी पड़ती थी, या अगर हम सर्जरी कर चुके हैं और पेशेंट दोबारा सर्जरी के लिए फिट नहीं है तो हमें उसे दूसरा ट्रीटमेंट जैसे रेडिएशन या कीमोथेरेपी भी देना पड़ता था। लेकिन फ्रोजन की सहायता से आजकल ये हो गया है कि हम टिश्यूज को जो हम निकालते हैं -80 डिग्री में तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर में हम उसको फ्रोजन मशीन में रखते हैं और वो फ्रोजन यानी फ्रीजिंग से ही बना है ये, उसको -80 डिग्री में फ्रीज करके तुरंत ही उसको माइक्रोस्कोप में देख करके हम पूरे मार्जिन्स का स्टेटस और वो कैंसर है या नहीं, कौन से प्रकार का कैंसर है, इसमें कहीं हमको लिम्फ नोड और ज़्यादा तो नहीं निकालने हैं या ज़्यादा लिम्फ नोड निकालने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आर्गन को इससे ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें तुरंत ऑपरेशन थिएटर में मिल जाती है। इसका सबसे बड़ा फ्रोजन का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये है कि हम आर्गन प्रिजर्वेशन सर्जरी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। पहले हम ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट को पूरा निकालते थे, लैट्रिन के रास्ते के जो रेक्टल कैंसर है हमें रेक्टम को पूरा निकालना पड़ता था, जो हमारे जबड़े के कैंसर हैं उसमें हमें मुंह के कैंसर में जबड़ों को भी पूरा निकालना पड़ता था। लेकिन आजकल हम फ्रोजन की सहायता से निगेटिव मार्जिन ऑपरेशन थिएटर में ही देख के उन अंगों को पूरी तरह से बचा लेते हैं। चलिए, तो ये फ्रोजन सेक्शन भी कमाल की एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके आप फिर वही कि कम एफर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं या कम हिस्से को निकालकर आप ज्यादा सुरक्षित तरीके से आप अपनी सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे साथ में अब कॉलर जुड़ना शुरू हो गए हैं। प्रीति जी जुड़ी जांजगीर से। नमस्कार, स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। टीवी का साउंड बंद करते हैं, आप सीधे फोन पर हमसे बातचीत करें। हेलो जी, पूछिए। जी, हेलो जी जी, पूछिए, अपना सवाल पूछिए प्रीति जी। जी सर, हमारा सवाल है कि मेरे पिताजी को कैंसर है जी। वो एआईजी हॉस्पिटल में चल रहे हैं। उनको पहले लीवर के ऊपर कैंसर था जी। लीवर के ऊपर कैंसर था, 6 कीमो प्लस 3 रेडिएशन उनका हो चुका है और वापस वो 6 महीने बाद रिपीट होकर पूरे बॉडी में फैल चुका है, जो हड्डियों में पहुंच रहा है। तो उन्होंने तो हमें रिटर्न कर दिया 2 कीमो लगाकर, तीसरा कीमो वो लगा नहीं पाए। अब उनको खाने पीने में दिक्कत हो रही है और कुछ भी इलाज नहीं है। जैसा कि आप बता रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूं कि ये जैसे पूरे शरीर में फैल चुका है, मतलब ये 4थे स्टेज का कैंसर है और चूंकि डॉक्टर ने भी अब कीमोथेरेपी लगाने से मना कर दिया है, तो इसमें इस तरह के केसेस में हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं इसे हम पेलिएटिव केयर कहते हैं। पेलिएटिव केयर में कैंसर को अब पूरी तरह से ठीक करना अगर संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में मरीज को जो भी तकलीफें हैं उसका इलाज किया जाता है। जैसे अगर उनको दर्द है तो दर्द की दवाइयाँ, नींद नहीं आ रही है तो नींद की दवाइयाँ, खाना नहीं खा रहे हैं तो हम उनको ग्लूकोज या सलाइन चढ़ा करके हम, और प्रोटीन और लिपिड के इन्फ्यूजन आते हैं वो दे करके हम उनको ताकत दे सकते हैं। नींद नहीं आने पे नींद की दवाइयाँ दे सकते हैं। तो इस तरह से हम मरीज की जो भी बची हुई लाइफ है उसकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब इस स्थिति में हमें उनका पेलिएटिव केयर करना चाहिए।
हमारे साथ में रायपुर से एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आकांक्षा जी। आकांक्षा जी नमस्कार, सीधे अपना सवाल पूछेगा। सर आपको डॉक्टर साहब से नमस्ते। जी सर हमें ये पूछना है कि किडनी में जो जो ऑब्स्ट्रक्शन की समस्या किसी को होती है, क्या उसकी सर्जरी भी डॉक्टर साहब के अस्पताल में हो सकती है क्या? जी। सर किडनी की सर्जरी क्या रोबोटिक सर्जरी जी, हो अपना सकती अपना है? सवाल का पहला हिस्सा थोड़ा आप स्पष्टता से बोलेंगे, किडनी में क्या समस्या है? सर PUJ ऑब्स्ट्रक्शन, सर खुदरती पैदाइशी रुकावट है किडनी अच्छा। के मार्ग में, तो क्या उसकी सर्जरी हो सकती है? देखिए, हमारे यहाँ जो रोबोट है वो कैंसर सर्जरी का रोबोट है। तो कैंसर अस्पताल में हम लोग इस तरह के ऑपरेशंस नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे अस्पतालों में जहाँ किडनी का काम होता है वहाँ पे आप यूरोसर्जन से मिलकर इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए, अगर आपके जहन में भी कोई भी सवाल है तो आप सीधा डॉक्टर साहब से जुड़कर पूछ सकते हैं। तो हेल्थ गुरु में आज हम बात कर रहे हैं कैंसर की, और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर यूसुफ मेमन साहब, डायरेक्टर और सीनियर सर्जन, संजीवनी CBCC USA कैंसर हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं। आप इनसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। और इस वक्त संतोष साहब जुड़े हैं भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ से। नमस्कार संतोष जी, पूछे सवाल। संतोष जी अपना सवाल पूछिए। हमारे साथ चारामा से देवसाय साहब जुड़े हुए हैं। देवसाय साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ पूछो। जी जी पूछिए। सुनिए ना, वो क्या है, एक जने का माने 10 टके गुदा में ना गठान टाइप का हो गया है, उसको चेक कराने के बाद वो कैंसर निकला है जी। हाँ, तो उसका इलाज हो सकता है? बिल्कुल, ये जो आप बोल रहे हैं गुदा द्वार, इसको हम लोग रेक्टम भी कहते हैं, इसका कैंसर हो सकता है। ये इसमें सबसे पहले हमें अगर कैंसर पता चला है तो ये देख लेना चाहिए पेट स्कैन करके कि शरीर में कहीं बीमारी और फैली हुई तो नहीं है। और अगर बीमारी कहीं फैली हुई नहीं है तो इसमें हम रेडिएशन थेरेपी देके बीमारी को थोड़ा दबाते हैं और उसके बाद लेट्रिन के रास्ते को बचाने वाला एक सर्जरी करते हैं फ्रोजन की मदद से। और इसको भी हम लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी से भी कर सकते हैं, या ओपन सर्जरी से भी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चलिए, आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं सीधे तौर पर जुड़ करके। डॉक्टर साहब, कैंसर आज की तारीख में इतना एडवांस ट्रीटमेंट है, लेकिन हम ये देखते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत बढ़ती जा रही हैं। क्या कैंसर भी लाइफस्टाइल से कहीं बढ़ रहा है, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि कैंसर पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, या अब डायग्नोज होने लगा तो पता चल रहा है? नहीं, देखिए, कैंसर जो है, कैंसर एक लाइफस्टाइल डिजीज ही है। हमारे जो जीन में या हमारी कोशिकाओं में जो म्यूटेशन होता है, क्षति होती है, डैमेज होता है, उसकी वजह से हमारी नॉर्मल कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं में बदल जाती हैं। ये जीन में डैमेज या म्यूटेशन कैसे होता है? ये म्यूटेशन होता है 20 से 25% केसेस में गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, शराब, इस तरह की आदतों की वजह से। 30 से 35% केसेस में हमारी जीवन शैली, आहार, हमारा दिनचर्या, हमारा वेट बढ़ गया हो, हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से होता है। 10 से 15% केसेस में पर्यावरण में प्रदूषण, जैसे कि आपने देखा होगा कि ऐसे एरियाज में जहां पर प्रदूषण ज्यादा है वहां के लोगों को लंग कैंसर ज्यादा होता है। जहां पे डाई की फैक्ट्री है वहां पे लोगों को यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर ज्यादा होता है। इसके अलावा संक्रमण, जैसे कुछ बैक्टीरिया और वायरस के संक्रमण से भी कैंसर होते हैं। जैसे सर्वाइकल कैंसर, जो महिलाओं में गर्भाशय मुख का कैंसर है, वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। हिपेटाइटिस वायरस से लीवर का कैंसर होता है। एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है, इससे स्टमक का कैंसर होता है।
तो 15 से 20% केसेस में संक्रमण और 5 से 10% केसेस में जो कैंसर है वो जेनेटिक होते हैं, जैसे कि कुछ ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर या कोलोनिक कैंसर, आंतों के कैंसर, ये जेनेटिक हो सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 5 से 10% जो ये कैंसर जो जेनेटिक है उनका रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो 90 to 95% केसेस में जो भी है ये हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारते हैं तो हम इन कैंसर से बच सकते हैं। चलिए हम थोड़ा इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में रायपुर से संजय जी जुड़े हैं। नमस्कार संजय साहब, पूछिए सवाल। सर हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। संजय कुमार बोल रहा हूँ रायपुर से। सर मेरे अंकल को एक माउथ कैंसर था, तो उनको रोबोटिक सर्जरी और जैसे मैनुअल सर्जरी के बारे में जानना है, तो कैसे, मतलब रोबोटिक सर्जरी में क्या अंतर है और मैनुअल सर्जरी में क्या अंतर है सर? जी देखिए, रोबोटिक सर्जरी में छोटे इंसिजन से ट्यूमर को निकाला जा सकता है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे जो ट्यूमर्स जो रहते हैं कई बार वो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, रोबोट में वो 10 टाइम्स to 30 टाइम्स मैग्नीफाइड व्यू उसका दिखता है। तो छोटे छोटे जो सेल्स जो वहां पे छूटने की संभावना होती है 2-3 मिलीमीटर के जो आसपास में रहते हैं जो छूट सकते हैं, वो भी इससे निकाला जा सकता है। और रोबोटिक सर्जरी में एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि कई बार जो है हम हाथों में अचानक से कोई ट्रेमर आ जाने से या हमारे हाथ के हिल जाने से कोई वेसल्स पंक्चर हो सकते हैं या कोई इंसिजन छोटा बड़ा हो सकता है, जिससे ब्लीडिंग की ज़्यादा संभावना हो सकती है या इन्फेक्शन होने की संभावना हो सकती है। लेकिन रोबोट में ऐसा ट्रेमर्स नहीं होते। रोबोट जो है, अगर हाथों में ट्रेमर आता भी है तो रोबोट में वैसे ट्रेमर्स नहीं आते, तो ज़्यादा प्रिसीजन और ज़्यादा अच्छे से सर्जरी हम कर सकते हैं। चलिए हमारे साथ में नारायण चौबे साहब हैं जो नागपुर से इस वक्त जुड़े हैं। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, मेरे यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर है 2 साल से। हर 6 महीने में मैं सिस्टोस्कोपी करा के चेक करता हूँ, वो सुप्त अवस्था में है जी। तो मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, अगर आपको यूरिनरी ब्लैडर कैंसर हुआ था 2 साल पहले और अभी आप 5-6 महीने में सिस्टोस्कोपी करा के चेक करते हैं और अगर उसमें कुछ नहीं है तो हमें अभी फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने चूंकि आपकी पूरी रिपोर्ट्स नहीं देखी हैं, तो आपके जो भी डॉक्टर हैं जिनसे आप ट्रीटमेंट लेते हैं उनसे लगातार संपर्क में आपको रहना चाहिए और जब जब वो आपको चेकअप के लिए बुलाते हैं आपको उनसे मिलना चाहिए। और चूंकि आपकी सारी रिपोर्ट्स उनके पास है और वो ज़्यादा जानते हैं, तो बेहतर है कि आप उनसे संपर्क करें। चलिए, और अगर आप चाहते हैं डॉक्टर साहब से संपर्क करना तो यहाँ भी नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, आप इन पर कांटेक्ट करके यहाँ भी परामर्श ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतने सारे सवालों का जवाब दिया और लोगों की शंकाओं का समाधान दिया। आज के हेल्थ गुरु में फिलहाल इतना ही। आप अपनी सेहत का ख्याल करें, कैंसर से आप बच कर रहें, संभल कर रहें और जो इसमें बताया गया इसका पूरा फायदा आप भी उठाएं, परिवार के लोग भी। धन्यवाद।